नमस्कार छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार 7वीं कक्षा में स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा पाठ क्रमांक 4 दूसरी इकाई शब्द संपदा। शब्दों का भंडार बहुत ही बड़ा है। संपदा मतलब संपत्ति। शब्दों की संपत्ति जो है इसके बारे में इस पाठ में हम लोग देखने वाले हैं, जिसके रचनाकार है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। तो चलिए देखते हैं रचनाकार के बारे में जानकारी। जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में इनका हुआ था। उनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय: डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक और अनुवादक तथा समीक्षक के रूप में जाने जाते। समीक्षक मतलब क्रिटिसाइज करना, अनुवाद मतलब ट्रांसलेट करना। तो एक प्राध्यापक के अलावा वो एक उत्कृष्ट लेखक है। एक ट्रांसलेटर मतलब बहुत ही अच्छी तरह से अनुवाद करते हैं, और समीक्षक मतलब क्रिटिसाइज करते हैं। इस गद्य के बारे में जानकारी। गद्य परिचय: प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए उनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। मतलब पाठ का नाम ही शब्द संपदा है, तो अपनी शब्दों की शक्ति को बढ़ाने का संदेश उन्होंने इस पाठ के द्वारा दिया है। तो चलिए देखते हैं पाठ। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक। देखो, यहाँ पे चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि आदिम मतलब एंशियंट टाइम, मतलब बहुत ही प्राचीन। मनुष्य की इस अवस्था से लेकर आधुनिक अवस्था तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकास मस्तिष्क इस पूरी प्रगति और संस्कृति के मूल में है। देखो, मस्तिष्क के यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, तो पूरा विकास, संस्कृति, प्रगति जो है वो इस मस्तिष्क के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसीलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। तो सिर्फ मनुष्य का मस्तिष्क विकसित होना ही जरूरी नहीं था, बल्कि भाषा की खोज, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी मनुष्य की प्रगति की। भाषा शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उसमें मनुष्य के विविध ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वैसे ही स्वभाव के भी नमूने पाए जाते हैं। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। तो सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ है, मीनिंग। इन शब्दों को मतलब कोई भी शब्द उठा के नहीं लेना है। जिन शब्दों का अर्थ, व्यवस्थित शब्दों का अर्थ जो, और क्रम, एक क्रम से लगाना उसको जरूरी है, उसे भाषा कहते हैं। मतलब शब्द तो बहुत सारे हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं। शब्दों की योग्य रचना के द्वारा
वाक्य बनता है। तो ये क्रम जरूरी है जिनके द्वारा वाक्य मतलब भाषा बोली जाती है। ओके, आगे चलते हैं। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को तोड़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ चित्र में बताया गया है, एक जगह पे एक दूसरे से बहुत ही अच्छी तरह से बातें की जा रही है, मतलब जोड़ने का काम हो रहा है, और एक जगह पे झगड़ा हो रहा है। तो हमारे शब्द जो है वो जोड़ने का काम को भी करते हैं और तोड़ने का काम भी करते हैं। विज्ञान की दृष्टि से जो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है वह निर्जीव है। मनुष्य ही इन्हें अर्थ देता है और जीवंत बताता है। जब स्वभाव गुण आने लगते हैं, मनुष्य स्वभाव के जितने जैसे लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे ही कुछ शब्दों का उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। तो देखो, शब्दों की रचना तो हो गई, भाषा का उपयोग किस तरह करना चाहिए वो बताया गया है। भाषा सही हो तो मनुष्य मनुष्य को जोड़ता है, और नहीं तो तोड़ने का काम भी होता है इस शब्दों के माध्यम से। पर लोगों की स्वभाव जैसे होते हैं ना, वैसे ही भाषा का भी स्वभाव होता है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लोगों को हंसाते हैं, और कुछ शब्द कुछ व्यक्ति को वो की ऐसा होते हैं कि उनको रुला देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है, जैसे गाने, है कि नहीं। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। समझो, अगर हम लोग को बोलना है घूमने बिमने गए थे, तो बिमने का कोई अर्थ ही नहीं है। खाना वाना हो गया, वाना का कोई अर्थ ही नहीं है। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। देखो, सज्जन मतलब बहुत ही आदर दूसरों को दिया जाता है, मतलब एकदम सफेद साफ सुथरा, जिसके किसी भी चरित्र पे दाग नहीं है। सात्विक मतलब बहुत ही शुद्ध मन वाला, सभ्य भी उसी का भाई बंद है, और सुसंस्कृत, ये सारे सभ्यता के लक्षण हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं, मतलब जिनका कोई भी उपयोग नहीं कि हो सकता है। कुछ मत करो जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की आवश्यकता है, 5% बुद्धि की आवश्यकता है, और संयोग की जरूरत है 5%, मतलब प्रतिशत। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्ण देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय बनाते करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकल बाहर करना चाहिए।
तो उन्होंने यहाँ पे देखो कैसे बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में एक चित्र आप लोगों को दिया गया है। इसका बोलना यही है कि आपकी जो लेखनी के द्वारा शब्दों की जो रचना होती है वो भी बहुत सात्विक सभ्य तरीके से होनी चाहिए। आपका वक्तृत्व जो है वो भी सज्जन सात्विक होना चाहिए और इसके लिए 90% परिश्रम की आवश्यकता है। बुद्धि तो सिर्फ 5%। परिश्रम मतलब लगन मेहनत इसको कहा गया है। और संयोग मतलब अगर भी बोलते हैं मैं नहीं बोल सकता कि या फिर बोलने में कुछ संकोच होता है या फिर शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करने आता है, ये जो कारण हम बताते हैं ये संयोगवश कारण सिर्फ 5%। बुद्धि भी 5। देखो परिश्रम ज्यादा करना जरूरी है और इसी कारण हम लोग जीवन में व्यवहार निकल बाहर करना चाहिए जो निष्क्रिय है। ओके, आगे देखते हैं। कुछ शब्दों के भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं, उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहां की भाषाओं में घुल गए। देखिए बस हो, रेल, कार, रेडियो स्टेशन, अगर उन्हें फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी में इसके नाम पूछने जाओ तो किसी को नहीं पता है, तो वो लोग बोल देते हैं रेलगाड़ी ये हिंदी ही वर्ड है, बस ये हिंदी ही वर्ड है, एक्चुअल में ये अंग्रेजी से आया हुआ है। पर वो इतना घुल मिल गया है कि अन्य भाषाओं के लोग उसे अपना ही मान चुके हैं। कहा जाता है कि तमिल भाषा के लोग केवल अपने परिवार मतलब द्रविड़ परिवार तक ही सीमित है, वो किसी अन्य भाषाओं को अपनी भाषा से नहीं मिलने देते हैं, वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है। देखो मनुष्य के स्वभाव की तरह ही शब्द भी हमें यहाँ बताने की कोशिश लेखक कर रहे हैं। हिंदी कैसे मिलनसार है, परंतु सब ऐसे नहीं होते हैं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। मतलब कोई भी भाषा हो, ये शब्द वैसा का वैसा वहां पे उपयोग में लाया जाता है। बहुत सारे शब्दों को उसने अपने भाषा में कोई भी अड़चन न होते हुए मिलनसार वृत्ति से एक्सेप्ट किया है। पर कभी कभी कुछ शब्द है वो दूसरी भाषाओं में जाने के बावजूद वैसे के वैसे उपयोग में लाए जाते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषाओं के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म ही हो जाता है, मतलब उनका कोई अलग रूप नहीं होता। देखो यहाँ पे कुछ हिंदी के अक्षर वर्णमाला के अक्षर दिए गए हैं, तो देखो ळ दिया हुआ है, वो ळ मराठी में तो होता है, हिंदी में नहीं होता है। वैसे ही बहुत सारे ड है, ण है, नुक्ता वाला, वो हिंदी में ही यूज होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कभी कभी क्या होता है, उनका एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि उनका अस्तित्व ही खो जाता है और शब्दों का एक अलग ही रूप सामने आ जाता है। ओके, आगे देखते हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से आता है। हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि हिंग्लिश भाषा है,
जैसे इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश, वैसे ही मराठी मतलब हिंदी और मराठी। तो यहाँ पे जो शब्द हिंदी के बने हैं वो हिंदी और संस्कृत से उदाहरण दिया है। वर्षगांठ, मांग पत्र। अभी वर्ष गांठ दो शब्द, एक हिंदी का है, गांठ ये शब्द संस्कृत का है। मांग पत्र एक हिंदी का, एक संस्कृत का। वैसे हिंदी और अरबी और पारसी से जुड़ा हुआ थानेदार, किताब, घर, ऐसे। पर हम लोगों को मतलब कुछ अरबी और पारसी के शब्द हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि उनको हिंदी का बोलना, ये मतलब अभी की भाषा में हिंदी के शब्द ही करके उन्हें उपयोग में लाया जाता है, पर दरअसल ये बात नहीं है, वो अलग है। तो ये थानेदार हो, किताब हो, या आप लोगों को लगेगा तो ये हिंदी के ही वर्ड है, पर नहीं, ये अरबी और हिंदी मिश्रित वर्ड है। अंग्रेजी और संस्कृत देखो, एक तो विदेशी भाषा और दूसरी अपनी देश की भाषा। रेल अंग्रेजी, यात्री संस्कृत, रेडियो अंग्रेजी, तरंग संस्कृत। इनके दोनों के मिलाप से एक शब्द बन गया। अरबी और फारसी अंग्रेजी से बीमा, पॉलिसी, पॉलिसी अंग्रेजी है, बीमा ये अरबी है। इन शब्दों से हिंदी का जो शब्द संसार है वो समृद्ध हुआ है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिद्दी होते हैं कि मैं मेरा घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, बस मैं मेरी माँ के साथ ही रहूंगा। वैसे भी शब्द भी है, वो अपनी मातृभाषा को छोड़कर कहीं नहीं जाते, किसी भी भाषा में नहीं मिलते हैं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वो किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। तो कुछ बच्चे देखो घुल मिल जाते, तुरंत कोई छोटा हो बड़ा हो उनके साथ वो घुल मिल जाते। वैसे कुछ भाषा के शब्द भी ऐसे होते हैं जो उसमें ऐसे घुल मिल गए हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि वो उस भाषा के हैं कि अलग भाषा के हैं। फॉर एग्जाम्पल जलेबी, जलेबी ये अरब से आई हुई, मीन्स घोड़ा भी, अश्व बोलते हैं संस्कृत में, पर जो घोड़ा है वो सारे शब्द जो है वो हमें लगते हैं कि ये सारे हिंदी के ही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखो फिर से मैंने एक बार आप लोगों को वर्णमाला के अक्षर दिखाए हैं। कुछ किसी का अस्तित्व है, किसी का अस्तित्व अभी न है, बाण का, वो कभी कभी किसी किसी शब्द में यूज होता है, पर दरअसल इसमें बहुत सारे बार ये शब्द अक्षर उपयोग में ही नहीं लाया जाता है। पर कुछ शब्द जो होते हैं वो बड़े बिंदास किस्म के होते हैं, वो अपने लिए अपनी जगह बना ही लेते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, ऊपर मैंने बहुत सारे उदाहरण जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, वो देखो रेल वगैरह है या फिर किताब वगैरह है, ये सारे शब्द हिंदी में ऐसे बहुत ही अच्छी तरह से आकर घुल मिल गए हैं, बहुत ही बिंदास है। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य भाषा के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द ही नहीं है। देखो अभी मैंने बहुत सारे शब्द बोले, तो उसके लिए हम लोग वही यूज करते हैं, वो उसके लिए कोई शब्द दूसरे एग्जाम्पल है अलग अलग आगे दिखे हुए, अलग अलग रंग में दिखे हुए हैं। ऐसे हजारों शब्द है, अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हुए। चलो इन्हें आने दीजिए, जैसे कि ब्रश, रेल। अभी देखो ब्रश को हिंदी में क्या कहते हैं? कलर करने के ब्रश को तो कहा जाता है, पर पेंसिल हो, रेडियो हो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि, परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है
उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए बहुत ही सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा और बापू आदि। देखो, इन शब्दों में जो मिठास है वो मिठास बाकी भाषाओं में नहीं है। अब इन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों का अपमानित करना होता है। देखो, बहुत सारी अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने बोला है कि हमें बाहर की भाषाओं को आने देना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा समृद्ध होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर शब्द है तो हमें उन्हें भूलना चाहिए, हमें उन्हें अपनाना चाहिए। देखो, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोलने के लिए मतलब प्रवृत्त किया गया है। पर जैसे कि उदाहरण के तौर पे उन्होंने जो बहुत ही, देखो, सबको अंकल आंटी कहा जाता है अंग्रेजी में, पर जब हम लोग किसी को चाचा कहते हैं, किसी को मामा कहते हैं, और सबसे मिठास वाली शब्द है माँ। ये मम्मी में उतना मजा नहीं आता जो माँ में आता है। वात्सल्य की मूर्ति है वो। तो ऐसे शब्दों के लिए हमें अपनी ही भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी है। आगे देखते हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। देखो, हमारा जैसा चरित्र, कैरेक्टर होगा, इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्ता, समझने की शक्ति, और संस्कार मतलब कल्चर। समझना मतलब दूसरों को बहुत ही अच्छी तरह से जानना। तो ये जिसमें है उसके शब्दों के उच्चारण में सोचना, मतलब शब्द जब हम लोग उपयोग में लाते हैं तो बहुत ही मूल्यवान होते हैं। एक मूल्यवान रत्न की तरह उन्हें खर्च करना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन में परिश्रम से साध्य होती है। देखो, एक दूसरे से बातें करके अपनी कला को एक दूसरे को दे रहे हैं। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन में परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। देखो, हम लोग उच्चारण करते, जो भी लिखते हैं, इस लेखनी की हम लोग बोल सकते हैं एक तीखी तलवार से भी ये बहुत घायल करने वाले शब्द लिख सकती है। इसीलिए इनका इस्तेमाल बहुत ही समझ के करना चाहिए। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। अनुभव, एक्सपीरियंस, मार्गदर्शन मतलब दूसरों को योग्य मार्ग दिखाना, वाचन, रीडिंग, संस्कार मतलब कैरेक्टर्स। सुंदर, उपयुक्त, अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। तो जैसे हम लोग लिखेंगे, देखो, परीक्षा की पर्ची, जो वाक्य वगैरह हम लोग लिखेंगे उसी में हमें श्रेणी मतलब क्लास, ग्रेड मिलेगा। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग, अनाप शनाप मतलब कैसे भी, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है,
प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है, उसे कोई भी साध्य नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। देखो, हर एक को अपने अपने शब्दों की पहचान होती है। अलग अलग भाषा के लोगों को अपनी भाषा से बहुत सारे शब्द पता होते हैं। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत है, पर जो शब्द संपदा हमारे पास है उसे बढ़ाना भी आवश्यक है। तो उसके लिए क्या चाहिए? साहित्य के वाचन की आवश्यकता होती है। देखो ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, बहुत ही आनंद से पुस्तक को पढ़ना जरूरी है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश भी जरूरी होता है। देखो कैसे बच्चे तन मन लगाकर पढ़ रहे हैं। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। ज्यादा नहीं, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी का एक पन्ना भी अगर तुम पढ़ोगे तो आपको शब्द संपदा का पता चल जाएगा। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ और पढ़ना शुरू करो। तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे और इससे ही मानव का विकास होगा। अभी आप बोलोगे मानव का विकास कैसे होगा? तो योग्य उच्चारण से सही प्रगति होगी और इसी के कारण अगर संस्कृति बढ़ती है तो मानव का विकास तय है। इसीलिए आज से ही पढ़ना शुरू करो और अपनी शब्द संपदा को बढ़ाओ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी आप लोगों को बीच बीच में शब्द बोले गए हैं वो आप लोगों को ध्यान से आपकी नोटबुक में लिखना है। बाकी आप लोगों को स्वाध्याय का PDF भेजा जाएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए।